तो देखो पिछले क्लास में चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया गया था, चतुर्भुज के अव्यय और चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में पढ़ाए गए थे। ये तीन चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। तो पहला क्या है चतुर्भुज, ये तो आप देख के समझ जाओगे कि कोई भी बंद आकृति अगर चार भुजा हो, चार शीर्ष और चार कोण हो तो उसे चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है ना, यही बताया गया था। चतुर्भुज के अव्यय यानी एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें बताई गई थी, तो इसके बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, सम्मुख कोण किसे कहते हैं, आसन्न भुजा किसे कहते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं, और विकर्ण किसे कहते हैं। ये पांच चीज बताया गया था आपको। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, आसन्न भुजा, आसन्न कोण और विकर्ण को आप कैसे पहचानोगे, है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण को आप जोड़ दो। ये तो आपको पता है कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। तो सभी कोण को अगर जोड़ दोगे तो उसका योग हमेशा 360 डिग्री मिलेगा, अगर मैं कैसा भी चतुर्भुज बना दूं। ये सारी चीजों को लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हमने देखा था। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि अगर मैं कोई चतुर्भुज बनाऊं तो इसमें कितने कोण होंगे, चार कोण होंगे। और इसका नाम अगर मैंने लिखा है PQRS। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, सॉरी माइक सर। बंद रखो। गुड इवनिंग। चलो माइक बंद रखो, ठीक है। आपको गुड इवनिंग बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास ऐसा टाइम पर आना है और बस क्लास अटेंड करो, ठीक है। चलो, तो सभी को अगर हम जोड़ दें, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, तो इसका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि सभी कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री मिलेगा चतुर्भुज में। और अगर त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। इतना सारा चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था ना, यस या नो लिखकर बताओ। अगर ये सारी चीज आपको याद है तो लास्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हर दिन क्या करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं जो पिछले क्लास पे आधारित होता है। तो उस क्वेश्चन को आपको पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, कोई भी अपना माइक भी ऑन करके नहीं बताएगा, ठीक। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में और आंसर करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो चतुर्भुज ABCD में कौन कौन डी की मान ज्ञात करे। तो चतुर्भुज ABCD में कौन डी का मान बताओ। चलो पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करो, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना। और चैट ओपन है। चलो, तो यहां मुझसे क्या पूछा जा रहा है, चतुर्भुज ABCD में कोण डी का मान ज्ञात करें, ठीक है। कोण डी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर हम इस चतुर्भुज को ध्यान से देखें तो मुझे दो ही कोण दिए गए, एक कोण 70 डिग्री कोण A और कोण B 110 डिग्री। कोण C के बारे में बता सकते हो या नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ कोण C का मान किसी को पता है क्या। कोण C के बारे में क्या बोलोगे आप।
कोण सी का मान कितना होगा? कोण सी का मान 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये लाइन और ये दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। क्यों? ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, कोण सी का मान भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, अगर कोई ये वाला कोण 80 डिग्री है तो कोण सी भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को काटती है तो सामने वाले कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मुझे तीन कोण पता चल गए, तो अब क्या करूंगा? अब मुझे पता है चतुर्भुज के चारों कोण को आप जोड़ दोगे तो 360 मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। इन चारों को जोड़ने पर 360 डिग्री मिलेगा। अब जिसके जिसके भी मान आपको पता है उसके मान रख दो। कोण ए का मान आपको दिख रहा है 70 डिग्री, तो मैंने यहाँ रख दिया 70 डिग्री। कोण बी का मान आपको दिख रहा है 110 डिग्री, तो यहाँ पर रख दिया 110 डिग्री। कोण सी का मान आपको दिख रहा है 80 डिग्री, तो यहाँ पर रख दिया 80 डिग्री। और कोण डी का मान तो हमें ज्ञात करना है, नहीं पता, तो इसे ऐसे ही लिख दिया कोण डी। और इन सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब बताओ 70 डिग्री, 110 डिग्री और 80 डिग्री, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? इन तीनों को जोड़कर आपको कितना मिल रहा है? तो इन तीनों को जोड़ने पर आपको 260 डिग्री मिल रहा होगा, है ना? इन तीनों को जोड़ोगे तो 260 मिलेगा। वेरी गुड। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप अब आसानी से कोण डी का मान निकाल सकते हो। 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री यानी 100 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अरमान, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? सभी को तो जा रही है आवाज। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ तो आपको आवाज जाने लगेगी। आवाज जानी चाहिए। तो यहां से क्या कहेंगे, कोण बी का मान 100 डिग्री होगा। कोण बी का मान 100 डिग्री होगा। समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग बताओ, समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो कोण डी का मान इसी तरीके से हम निकाल सकते थे, काफी आसान था। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया, ओके अरमान, जब भी ऐसा हो ना आवाज नहीं आने लगे तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे, आवाज जाने लगेगी। नेटवर्क इशू के कारण ऐसा होता है। चलो, तो पिछले क्लास में क्या बताया कि एक एक करके सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 6 चतुर्भुज के नाम आपको लिखवाए गए थे। तो पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं ट्रेपेजियम कहते किसे हैं, वह दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में इसकी परिभाषा देखो। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है या ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यहां देखना एक ही युग्म के बारे में बोला जा रहा है, एक युग्म समांतर है। अब युग्म के बारे में आपको पता है, जोड़ा मतलब एक जोड़ा मतलब दो भुजा समांतर रहेगी। टोटल कितने भुजा होते हैं? 4। आपको पता है 4 भुजा होती है। तो 4 भुजा में 2 भुजा समांतर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 4 भुजा है, 4 में से 2 भुजा समांतर रहेगी। ठीक है, और सम्मुख भुजा ही समांतर होगी। चलो, तो ये तो आप डेफिनेशन पढ़ लिए, आप परिभाषा। लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये दिखेगा कैसा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज देखो किस तरीके का दिखेगा। अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखो, मैं अगर कहूं कि ये लाइन एक भुजा ये वाली और ये भुजा, ये दोनों समभुजा समांतर है एक दूसरे की, तो यही हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। यहां पर मैं कह रहा हूं ए बी और सी डी समांतर है ना? आपको दिख रहा है ये दोनों भुजा, एक ए बी और एक डी सी, ये दोनों जो हरे कलर का अभी बनाया, ये दोनों क्या है? सम्मुख भुजा समांतर है, मतलब दो भुजा समांतर आपको दिख रहा है, मतलब एक जोड़ा समांतर दिख रहा है, इसलिए कहेंगे यह एक एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं एडी और बीसी समांतर है क्या? एडी और बीसी समांतर है क्या? हाँ या ना? एडी और बीसी समांतर है या नहीं है? ध्यान से देखो, एडी कौन सा है, बीसी कौन सा है?
ठीक है, तो एडी और बीसी समांतर नहीं है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। एडी भुजा ये वाली है ना, एडी ये है और बीसी ये है। तो ये दोनों मुझे दिख रहा है कि आगे जाके ये प्रतिच्छेद कर जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ाने पे ये काटेंगी। ठीक है, इसलिए यह दोनों समांतर नहीं है ना। तो हम कहेंगे ए बी एक ही जोड़ा समांतर है, ए डी और बी सी ये दोनों समांतर नहीं है। तो दो भुजा समांतर दिख रही है, यह एक समलंब चतुर्भुज होगा। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया। चलो, तो अब क्या करते हैं, और अलग तरीके से बना के देखते हैं। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इसे आप समलंब चतुर्भुज बोलोगे या नहीं बोलोगे? बताओ हाँ या ना। इसे आप समलंब चतुर्भुज बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैं यहां पर अगर पी क्यू आर एस बना रहा हूं, तो अभी के लिए आप बस पहचानने के लिए सीखो। ठीक है, यहां पर मुझे दिख रहा है पी क्यू और एस आर। एक भुजा पी क्यू और एस आर ये दोनों समांतर है, तो दो भुजा सम्मुख भुजा समांतर दिख रही है, इसलिए ये दोनों ये समलंब चतुर्भुज है ना, ये समलंब चतुर्भुज है। और हमें पी एस और क्यू आर ये दोनों समांतर नहीं दिख रही है ना, पी एस और क्यू आर समांतर नहीं है। दो भुजा समांतर और दो भुजा समांतर नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसी तरीके से आपका समलंब चतुर्भुज दिखेगा। हाँ, एक ही जोड़ा समान नहीं होगा, समांतर होगा। समान नहीं बोल रहा हूं, समान मतलब इक्वल हो जाएगा। देखो पी क्यू और एस आर की लंबाई बराबर नहीं है ना, पी क्यू और एस आर की लंबाई बराबर नहीं है, पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो यही चीज आपको इस वाले यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, है ना। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी और सी डी एक जोड़ा सम्मुख भुजा समांतर होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर और भी समलंब चतुर्भुज बना के दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही फिगर को, इन तीनों ही क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बोलोगे, इन तीनों ही चतुर्भुज को आप समलंब चतुर्भुज बोलोगे। क्यों? क्योंकि इनमें मुझे क्या दिख रहा है, अगर इन तीनों ही चतुर्भुज को मैं देखूं तो मैं कहूंगा इसमें एक और ये एक जोड़ा समांतर, एक जोड़ा समभुजा समांतर है, मतलब आमने सामने के दो भुजाएं क्या हैं, समांतर है। इस वाले त्रिभुज, इस वाले चतुर्भुज को आप देखो तो यहाँ पर मुझे दिख रही है दो भुजा क्या है, दो भुजा समांतर दिख रही है। ठीक है, और हाँ इस वाले चतुर्भुज में मुझे दो भुजा समांतर दिख रही है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे, ये तीनों ही के तीनों क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आप लोग पहचान लोगे देख के, दो भुजा समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर समलंब चतुर्भुज पहचान लोगे तो अब क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज यानी समलंब चतुर्भुज के गुणों को देखते हैं। मतलब और आपको क्या पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज में, आपको और क्या पता होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, सम समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आप अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज नहीं समझ में आई होंगी, तो इसे उदाहरण से समझो। ठीक है, अगर मैं इसे समझने के लिए एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं, अब जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर आप चैट में लिखोगे। ठीक है, यहां पर मैं अगर ए बी सी डी नाम दे दिया, ये ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि मैं यहां पर बता रहा हूं ए बी और डी सी ये दोनों भुजाएं समांतर है। चलो अब इस कोण को देखो, कोण ए को और कोण डी को, तो कोण ए और डी को क्या बोलेंगे, कोण ए और डी देखो दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित कोण है या नहीं है। कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है ना। तो एक समांतर रेखा है ए बी, इसे मैं दूसरे कलर से बना कर दिखा रहा हूं। ठीक है, एक समांतर रेखा मुझे दिख रही है ए बी और एक दिख रही है डी सी, और यहां से मैं कह रहा हूं कोण ए और कोण डी ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो समझ में आ जाएगा। तो कोण ए और डी दो समांतर रेखा के बीच में स्थित कोण है, और ये दोनों क्रमागत कोण है। क्रमागत कोण कहने का क्या मतलब हुआ, क्रमागत कोण कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों लगातार कोण है, एक के बाद एक, ये आया
फिर कोई कोण छूटा नहीं, इसके बाद ये आया, मतलब आसन्न कोण भी आप कह सकते हो, है ना। तो क्रमागत अंतः कोण इसे ही कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका योग 180 मिलेगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, कोण ए और कोण डी को अगर हम जोड़ दें तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोण बी ले लूं और कोण सी ले लूं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों क्रमागत कोण है, लगातार है। क्रमागत का मतलब लगातार। ठीक है, ये दोनों लगातार है। उसके बाद ये दोनों समांतर भुजा के बीच में स्थित है, एक भुजा ए बी और एक भुजा सी डी। इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला चीज मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब आपको क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है कोण बी और सी को अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिलेगा? कोण बी और सी का योग भी 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ध्यान देना, अगर मैं बोल रहा हूं कोण ए, ध्यान से सुनना, कोण ए और कोण बी को जोड़ने पर क्या होगा? तो यहां पर ध्यान देना, कोण ए और कोण बी को जोड़कर 180 डिग्री नहीं मिलेगा, ये लिखना गलत हो जाएगा। कोण ए और बी को जोड़ोगे तो 180 नहीं मिलेगा। अब पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, कोण ए और बी क्या दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, हाँ या ना? कोण ए और बी समांतर रेखा के बीच में स्थित है क्या? तो नहीं, कोण ए और बी समांतर रेखा के बीच में स्थित नहीं है। तो हमें साफ दिख रहा है कोण ए। अब कैसे पहचानोगे? तो आप इस रेखा को बना के देख लो। अगर मैं ऐसे और ऐसे बना दूं तो मुझे दिख रहा है कोण ए और बी एडी और बीसी के बीच में स्थित है। तो एडी और बीसी तो समांतर नहीं है। तो यहां पर क्या समझ में आया आपको? यहां पर आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है कि क्रमागत भी कौन होने चाहिए। दो चीज आपको ध्यान रखना है, क्रमागत भी होने चाहिए और समांतर भुजाओं के बीच में स्थित होंगे, तभी उसे हम बोलेंगे कि ये दोनों, इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, और योग 180 डिग्री है, इसका मतलब कह सकते हो ये दोनों कौन संपूरक है। ठीक है, संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। इतना समझ में आया या नहीं? इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। तो यहीं पर वही सारी चीज लिखी हुई है। यहाँ पर अगर इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बना हुआ है तो क्या कहेंगे? कोण ए और कोण डी, इन तीनों को जोड़कर आपको 180 मिलेगा। और कोण बी और कोण सी, इन दोनों का योग भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो दो चीज आपको ध्यान रखना, समांतर भुजा के बीच होने चाहिए और क्रमागत होने चाहिए। चलो, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई, आप सभी लोग बोल रहे हो इतना चीज समझ में आ गया, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और आंसर कहाँ करना है आपको पता है। कोई भी नहीं, समलंब चतुर्भुज के पहले कुछ नहीं पढ़ाया नितिन। ठीक है, समलंब चतुर्भुज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, अब मैं चैट को बंद कर रहा हूं और पोल को, पोल एक्टिव है ना? पोल में अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 87। तो यहां पर ये देखो कि अगर कोण ए का मान 70 डिग्री है तो कोण डी का मान कितना होगा। चलो पोल में जाओ और आंसर करो। और आंसर जरूर करेंगे, आंसर जरूर करेंगे। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, आपका आंसर तभी सबमिट होता है जब आप पोल में आंसर करते हो। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में पोल का ऑप्शन आता है तो पोल में आंसर जरूर किया करें। ठीक है, और काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और चैट अब ओपन है।
तो अगर कोई भी डाउट हो तो अब आप चैट में पूछ भी सकते हो, और अब चैट में आप आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चैट में आंसर लिख सकते हो। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए यानी कोण ए का मान 70 डिग्री दे दिया गया, और कोण डी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कोण ए का मान 70 डिग्री है और कोण डी का मान बताएं। तो सबसे पहले ये बताओ कोण ए और डी कैसा कोण है। तो मुझे ये दिख रहा है ये दोनों क्रमागत कोण है, मतलब एक के बाद ये आया है ना, कोण ए और डी सबसे पहले मुझे दिखा क्रमागत कोण है। अब ये देखो कोण ए और डी किस भुजा के बीच में स्थित है। तो एक भुजा मुझे दिख रही है सी डी, दूसरी भुजा मुझे दिख रही है ए बी। ठीक है, सी डी और ए बी के बीच में स्थित है। और सी डी और ए बी कैसा है, सी डी और ए बी समांतर भुजा है ना, सी डी और ए बी क्या है, समांतर भुजा है। तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों समांतर भुजा के बीच में स्थित वाले क्रमागत कोण है, यानी इनका योग 180 होगा। तो मैं क्या कहूंगा, कोण ए और कोण बी को अगर मैं जोड़ दूं तो हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यहां से कोण ए का मान तो आपको पता है 70 डिग्री, कोण डी का मान आप यहां से काफी आसानी से निकाल सकते हो। तो आप कहोगे कोण डी का मान कितना होगा, 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, काफी आसान था। बस ए और डी का योग आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कोण का योग 180 होता है। ठीक है, तो बस इतना आसान था कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलो ये समझ में आ गया, ये समझ में आया ना। उसी तरीके से इसमें देखो, इसमें मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस वाले में आप ये भी लिख सकते हो कि कोण सी और कोण बी, कोण बी और सी को अगर हम जोड़ें तो क्या मिलेगा बताओ, चैट में लिखकर बताओ कोण बी और सी का योग कितना होगा। हम्म, तो 180 डिग्री होगा। कोण और बी और सी को भी जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण बी और सी का भी योग 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं कोण सी का मान दे रहा हूं 80 डिग्री, चलो बताओ कोण सी का मान कितना हो जाएगा। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका मतलब आपको सारी चीज समझ में आ रही है। कोण सी का मान 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया कोण सी और कोण डी इनका योग 180 डिग्री। तो ये लिखना सही होगा क्या, सही या गलत, वाई या एन। कोण सी और डी को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा क्या, वेरी गुड। ठीक है, मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि सी और डी समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। एडी और बीसी समांतर भुजा नहीं है ना, समांतर भुजा के स्थित होंगे तभी वो चलिए। तो इतना सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, पोल में जाओ और पोल में आंसर करो। पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करें। और यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है ना, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो आप 10 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, बस देख के इसका आंसर कर सकते हो। तो देखो कि यहाँ पर कोण y का मान कितना होगा, अगर आपको कोण q का मान पता है। देखो कोण q का मान अगर 75 डिग्री है तो कोण y का मान कितना होगा। सबसे पहले तो आपको ये चतुर्भुज देखना है कि ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज को आप क्या बोलोगे, चलो 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब चैट ओपन है। देखो जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा, मैं क्या कहूंगा,
चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण क्यू का मान 75 डिग्री दे रखा है, ठीक है। उसके पहले मुझे ये दिख रहा है कि इसमें दो भुजा एस आर और पी क्यू समांतर दिख रहा है ना। मैं कहूंगा एस आर और पी क्यू समांतर है, यानी यह एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक ट्रेपेजियम है, ठीक। अब सबसे आसान तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का? दो तरीका है, जिसमें सबसे आसान तरीका आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पर अगर मैं एक जेड बनाने की कोशिश करूं, आप सभी को जेड दिखा या नहीं दिखा ये बताओ। अगर मैं इस तरीके से एक जेड बनाऊं, आप सभी को जेड दिखा या नहीं दिखा? जेड दिखा। अब जेड वाला आकृति कभी आपको पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? अगर इस तरीके से जेड या उल्टा जेड बनाए और यह बताया गया था कि जेड की ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों को क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर अंतःकोण अगर दो समांतर रेखा के बीच में स्थित हो तो वो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से मैं क्या कहूंगा, अगर Q का मान 75 डिग्री है तो कोण Y का मान भी 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्या? मैं कहूंगा कि एस आर, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और आर क्यू इस तरीके से। तो कहूंगा कोण Y और कोण Q क्या है? एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। ये समझ में आया? पहला तरीका से तो समझ में आ गया, ठीक है। पहला तरीका काफी आसान था, ठीक है। एकांतर अंतःकोण अगर आपने पहचान लिया, इसलिए जो भी चीज पहले पढ़ी गई वो सारी चीज हमेशा आपको यूज करना है, ठीक है। ये नहीं कि जब उस समय पढ़ा तो बस उसी समय यूज होगा, हमेशा आगे यूज करते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करेंगे। दूसरे तरीका से आप कैसे कैसे सोल्व करोगे? देखो, दूसरे तरीका से भी आप कर सकते हो। कोण क्यू का मान अगर 75 डिग्री है तो कोण आर का मान कितना होगा? तो मैं कहूंगा कोण आर और कोण क्यू को जोड़ने पर मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? अभी अभी समलंब चतुर्भुज का प्रॉपर्टी बताया था कि क्रमागत अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक, यानी 180 डिग्री उनके योग होंगे अगर वो दोनों समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। तो कोण आर का मान कितना हो जाएगा? 180 में से अगर हम 75 डिग्री घटा दें तो क्या मिलेगा ये बताओ? 105 डिग्री मिलेगा। तो कोण आर का मान 105 डिग्री मिल जाएगा। अब आप बताओ, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म आपको पढ़ा पढ़ा हुआ है, ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा, एक रेखा पर बने हुए युग्म कोण, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे, और इनका योग 180 होता है। जिसमें एक अगर 105 डिग्री है तो दूसरा वाला कोण y कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यानी 75 डिग्री। तो दोनों ही तरीके से आप बनाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया कि हमारा आंसर ऑप्शन ए क्यों था? हाँ, ये लीनियर पेयर था। इतना समझ में आ गया सभी को? चल, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग अगला चतुर्भुज पढ़ते हैं, है ना। हाँ, 180 में से 105 घटाओगे 75 आ जाएगा। चलो, तो अगला चतुर्भुज क्या है? हमारा जो अगला चतुर्भुज है काइट, यानी पतंग है। अब पतंग तो आप सभी ने देखा है ना। पतंग जो भी होता है आप सभी ने देखा है, इस तरीके से जो होता है ना। तो इस तरीके से होता है पतंग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ये पतंग है। तो पतंग भी एक चतुर्भुज होता है। पतंग एक चतुर्भुज होता है। आम जीवन में तो आप सभी ने इसे देखा है। तो मैथ्स में हम लोग चतुर्भुज काइट को या पतंग को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको देखो। तो मैथ्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं पतंग को? तो पतंग में क्या होता है? अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। तो आपको तो पता है चार भुजा होता है, चार भुजा में दो दो का जोड़ा बना रहेगा, ठीक है। अब दो आसन्न कोण बराबर होते हैं, यहां ध्यान देना। देखो क्या लिखा गया है। एक मुझे दिख रहा है ए सी और ए बी, एक जोड़ा मुझे यहां मिला, ठीक है। एक युग्म यहां पर मिला, ए सी और ए बी क्या है? बराबर है, ठीक। तो मैंने यहां लिख दिया ए सी और ए बी क्या है? आसन्न भुजा है। ध्यान से सुनना, आसन्न भुजा है और बराबर है, ठीक है। तो एक जोड़ा आसन्न भुजा का बराबर दिख गया, ठीक है। आसन्न भुजा के दो जोड़े बराबर होने चाहिए, ठीक है। आसन्न भुजा के दो जोड़े बराबर होने चाहिए, तो एक जोड़ा तो मुझे बराबर दिख गया। अब दूसरा देखो, ये नीचे वाला देखो, डीसी और डीबी,
डीसी और डीबी बराबर दे रखा है, तो कह रहे हैं अगर डीसी और डीबी भी बराबर है तो डीसी और डीबी आसन्न भुजा है या नहीं? तो हाँ, आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा मतलब आपको बताया गया था कि दो भुजा के बीच में अगर एक शीर्ष कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसे आसन्न भुजा कहते हैं, है ना? तो आसन्न भुजा है दोनों। तो ये दोनों डीसी और डीबी क्या है? आसन्न भुजा है और बराबर है। तो हमें एक जोड़ा यहां पर बराबर दिखा, दूसरा जोड़ा यहां पर बराबर दिखा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों काइट होगा, यानी पतंग होगा। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? काइट को आप पहचानोगे कैसे? पतंग को आप कैसे पहचानोगे? चलो एक और पतंग बनाते हैं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? ये अगर इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा? आसन्न, एक जोड़ा आसन्न भुजा का मुझे यहां बराबर दिख गया, एक जोड़ा आसन्न भुजा का मुझे यहां बराबर दिख गया, और दूसरा जोड़ा मुझे यहां पर बराबर दिख गया। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? यहां पर ये पतंग है, काइट है। ठीक। चलो, तो काइट को आप पहचान लोगे। यहाँ पर देखो लिख रखा है इस तरीके से, एसी और एबी के बराबर और सीडी बीडी के बराबर। यहाँ पर लिख रखा है आसन्न भुजा बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो एक चीज और ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ जो लोग को नहीं समझ में आया। अगर मैं यहां पर इस तरीके से कोई आकृति बनाऊं और मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये चारों भुजा आपस में बराबर है, तो इसे आप पतंग बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ या ना? इसे आप पतंग बोलोगे या नहीं बोलोगे? एबीसीडी को आप पतंग बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ या ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब चैट में कोई नहीं लिखेगा, अब चैट में कोई नहीं लिखेगा, सभी लोग अपना स्क्रीन को देखो। तो इसका आंसर होगा यस, यह काइट है। ठीक है, यह काइट या पतंग है। अच्छा, कोई एक बच्चा है जो माइक अपना ऑन रखा है, क्रिस। चलो, तो इसे हम लोग पतंग कहेंगे। अच्छा, कोई एक बच्चा है जो अपना माइक ऑन रखा है, दीपेंद्र, माइक अपना बंद रखो। चलो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग पतंग कहेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसे पतंग क्यों कहेंगे? ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस वाले चतुर्भुज में एडी और ए बी बराबर है या नहीं बराबर है? बस इतना बताओ, एडी और ए बी बराबर है या नहीं बराबर है? एडी और ए बी बराबर दिखा या नहीं दिखा? ठीक है, तो एडी और ए बी बराबर है। कट कट की आवाज इसलिए आती है क्योंकि कुछ बच्चे माइक ऑन कर दिए थे, अब नहीं आएगा कट कट। तो एडी और ए बी बराबर दिखा, मतलब मैं कहूंगा एक आसन्न भुजा का जोड़ा मुझे बराबर दिख गया। ठीक है ना? एक आसन्न भुजा का जो जोड़ा मुझे बराबर दिख गया, एडी और ए बी बराबर दिख गया। अब मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि सी डी और सी बी आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, तो सी डी और सी बी भी बराबर है, मतलब दूसरा जोड़ा जो आसन्न भुजा का था वह भी बराबर है। तो दूसरा जो जोड़ा था आसन्न भुजा का वह भी आपस में बराबर है। ये अलग बात है कि ये चारों ही भुजाएं आपस में बराबर है, तो भी यह पतंग होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एबीसीडी एक पतंग है। ठीक है, एबीसीडी क्या है? एक काइट है, पतंग है। समझ में आया? तो अगर चारों भुजा बराबर है तो भी वह पतंग होगा। चलो, तो अब क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो पहले क्वेश्चन में तो बस आपको पतंग पहचानना है। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको पतंग पहचानना है, तो इसके लिए बस और सिर्फ आपको 15 सेकंड दिया जाएगा। तो बस यहां देखो कि कौन सा आकृति पतंग नहीं है, तो जो पतंग नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो जो पतंग नहीं है वही आपका आंसर होगा। देखो कौन सा इसमें चारों आकृति में कौन सा आकृति पतंग आप बोलोगे कि यह पतंग नहीं है।
काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है, बस चारों चतुर्भुज को देखो और आंसर कर सकते हो। चलो 5 सेकेंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखो यह क्वेश्चन तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें पतंग पहचानना है कि कौन सा पतंग नहीं है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें ये दोनों भुजा बराबर दिख गए, मतलब एक जोड़ा आसन कोण आसन भुजा का बराबर दिख गया। दूसरा जोड़ा जो मुझे दिख रहा है आसन भुजा का, यह भी मुझे बराबर दिख गया। मैं क्या कहूंगा, यह पतंग है। ठीक। ऑप्शन सी को आप देखो तो ऑप्शन ए और सी दोनों सेम ही आकृति है, बस इसे घुमा दिया गया है ना। तो ए और सी सेम ही आकृति है, इसे घुमा दिया गया है, तो यह भी एक पतंग है ना। इसे भी मुझे दिख रहा है कि ये दोनों आसन भुजा बराबर और ये दोनों आसन भुजा बराबर, मतलब दो जोड़ा आसन भुजा का बराबर दिख गया। ठीक है। ऑप्शन डी को आप देखो तो इसके बारे में ही मैं अभी अभी आपको बता रहा था। इस चतुर्भुज में क्या बोलोगे, इसमें चारों ही भुजा बराबर दिख रही है, चारों भुजा बराबर है तो भी हम इसे पतंग कहेंगे, है ना, तो भी इसे पतंग कहेंगे। यह भी आपको अभी बताया गया था। ठीक। अब ऑप्शन बी को आप देखो। ठीक है, अगर आंसर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप चैट में फिर सही से आंसर लिख देना। ठीक है, गलतियां सभी से होती है, तो फिर आप अगर पोल में आंसर गलत हो जाए तो आप चैट में आंसर दे सकते हो, पहले आपको समझना जरूरी है। चलो, अगर ऑप्शन बी को आप देखो तो यहाँ पर कोई भी आसन भुजा आपको बराबर नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, कोई भी कोई भी आसन भुजा आसन बराबर मुझे नहीं दिख बराबर रहा। नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा बिलेंदर, बिलेंदर, आप अपना आप माइक अपना बंद कर माइक दो। बंद कर दो। माइक हमेशा बंद रखना है पूरे क्लास में। चलो, इसमें कोई भी दो आसन भुजा आपको बराबर नहीं दिख रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, यह हमारा पतंग नहीं है, यह पतंग नहीं है। और आपसे क्या पूछा आपसे जा क्या रहा था पूछा जा रहा कि कौन सा आकृति पतंग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर होगा। हाँ, कोई भी दो आसन भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह पतंग नहीं होगा और इसलिए हमारा आंसर भी यही होगा। समझ में आया सभी को, यह समझ में आया या नहीं आया। तो बस हमें क्या करना है, काइट पहचानना था, पतंग पहचानना था कि कौन सा पतंग नहीं। चलो, यह तो काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से आप लोग ट्राई करोगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 90 को आप लोग ट्राई करोगे। किसी पतंग में अगर 3 कोण के मान दे दिए गए हैं तो चौथा कोण को आपको बताना है कि चौथा कोण कितना होगा। देखो, अगर पतंग में 4 में से 3 कोण अगर दे दिए गए तो आप चौथा कोण ज्ञात कर सकते हो या नहीं सकते कर हो या नहीं सकते। कर सकते। यह भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, 3 कोण दे दिए गए हैं, चौथा कोण आपसे कौन पूछा आपसे जा रहा है। पूछा जा रहा है। 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड में पोल को मैं मैं एंड पोल कर को मैं दूंगा। कर दूंगा। 5 सेकेंड और है, आखिरी पांच आखिरी सेकेंड पांच और है। सेकंड आ रहे हैं। 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1। बिलेंद्र किसी बिलेंद्र के नाम से किसी। जो बच्चा, अपना माइक आप बंद रखो, बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हो, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अगली बार आपका माइक ऑन होगा, मैं क्लास से आपको रिमूव कर दूंगा, फिर आप क्लास में आ नहीं पाओगे। चलो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ना। चलो, यदि किसी पतंग के 3 कोण 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री है तो चौथे कोण का मान कौन का ज्ञात मान। करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक पतंग बना लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से एक पतंग बनाया,
तो आपको पता है कि एक पतंग क्या होता है? पतंग एक चतुर्भुज होता है ना? पतंग एक चतुर्भुज होता है। पतंग एक चतुर्भुज होता है या नहीं होता है? बताओ, पतंग को चतुर्भुज कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो आपको पता है पतंग को हम लोग चतुर्भुज ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो किसी भी चतुर्भुज में, वो चतुर्भुज कैसा भी हो, उसके चारों ही कोण को जोड़ने पर आपको 360 डिग्री मिलेगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं कि इसमें ये कोण 60 डिग्री का दिया गया, दूसरा कोण 60 डिग्री का दिया गया, और यह कोण 120 डिग्री का दिया गया, तो ये चौथे वाले का मान आप कैसे ज्ञात करोगे? तो मैं इसका नाम दे देता हूं ABCD। अब यहां से मैं लिख सकता हूं ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों ही को जोड़ने पर 360 डिग्री मिलेगा। अब जिसका जिसका भी मान आपको पता है उसका मान आप भर दो। कोण ए का मान 120 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री, कोण सी का मान हमें नहीं पता, और कोण डी का मान 60 डिग्री, है ना? तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो 120, 60 और 60 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 240 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। और यहां से आप कोण सी का मान बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। 360 में से 240 जैसे ही घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपको बस इतना देखना है, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। यह सबसे पहले आपको यह देखना है कि पतंग क्या होता है? चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ने पर 360 मिलेगा। उसमें से तीन कोण अगर दिए गए हैं 60, 120, 60, तो चौथा कोण आप कैसे निकालोगे? चारों को जोड़ दिया, दोबारा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। चारों को जोड़ दिया, 120, 60, सी और 60, तो इन चारों को जोड़कर मुझे कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। इसमें से जिसके जिसके मान आपको पता है, ए बी और डी के मान मुझे पता था तो यहाँ रख दिया, और उनको जोड़ने पर 240 डिग्री आया। और यहां से अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कोण सी का मान आपको मिल जाएगा। मतलब सिंपली यह क्वेश्चन यही था कि चतुर्भुज में तीन कोण के मान दिए गए हैं, तो चौथा कोण का मान बताओ। अब समझ में आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग बताओ। चलो, इतना सभी को समझ में आ गया, तो अब हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं ना। तो अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखो, इसके नाम में ही लिखा है समांतर, यानी इसमें जितने भी सम्मुख भुजा होंगे, आपको पता है चतुर्भुज में चार भुजा होती है, तो चार में से जो भी दो दो सम्मुख भुजा होंगी वो बराबर, वो समांतर होंगी, है ना? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब जो भी सम्मुख भुजा होंगी वो समांतर होगी। ठीक है ना? समांतर कौन सा होगा? सम्मुख भुजा हमेशा समांतर होगी। अगर मैं इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाऊं, ABCD, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर AB CD के समांतर है, ठीक है, AB और CD समांतर है, मतलब एक मुझे दिख रहा है सम्मुख भुजा समांतर। साथ ही साथ मैं क्या कह रहा हूं, AD जो है ये CB के समांतर है, तो ये भी समांतर है। तो यहां से क्या कहेंगे? यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना समझ में आया? समांतर चतुर्भुज होता क्या है? जो भी सम्मुख भुजा होंगी वो समांतर होगी, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होगी। दो जोड़ा होगा, दोनों ही समांतर होंगे। ठीक है, अब पूछो समलंब चतुर्भुज से अलग क्यों है? तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होती थी, एक जोड़ा समांतर होता था, इसमें दोनों ही युग्म समांतर होंगे। ठीक है, इसमें दोनों ही सम्मुख भुजा समांतर होंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस तरीके से कोई आकृति बना रहा हूं, यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? हाँ, इसे भी हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि मैं कहूंगा ए बी जो है डीसी के समांतर दिख रहा है, ए बी डीसी के समांतर दिख रहा है, और ए डी बीसी के
समांतर दिख रहा है ना, तो एडी बीसी के समांतर दिख रहा है। जो भी सम्मुख भुजा है वो समांतर है, तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो इस आकृति में क्या कह सकते हैं, अगर चतुर्भुज में ए बी सी डी के समांतर और बी सी ए डी के समांतर है तो यह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, समांतर समांतर चतुर्भुज आप पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे, इतना बताओ। समांतर चतुर्भुज आप पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे, ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए समांतर चतुर्भुज तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो भी सम्मुख भुजा होंगी वो समांतर होंगी। ठीक, तो इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो पहला चीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण तो यही है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो यह तो आपको डेफिनेशन या परिभाषा में ही बताया गया कि अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सामने सामने वाले भुजा समांतर यानी पैरेलल होगी। चलो ठीक है, यह तो आपको पता ही है। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि जो भी सम्मुख भुजा होंगी वो सिर्फ समांतर ही नहीं होंगी, वो बराबर भी होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो समांतर भुजा है वो बराबर भी होंगी, सम्मुख भुजा बराबर भी होगी। तो यहां से आपको क्या पता चला, ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बताओ डी सी की लंबाई कितनी होगी, सी डी की लंबाई कितनी होगी बताओ। अगर ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगी, है ना, मतलब सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो गई है, सभी लोग बताओ स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। हाँ दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है समरवीर आप जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, स्क्रीन ऑफ नहीं हुई है अभी। ठीक है, मतलब सम्मुख भुजा जिसे मैंने बोला कि समांतर होती है वो बराबर भी होंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी आपको यही ध्यान रखना है कि सम्मुख भुजा बराबर भी होंगे। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होगा। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, कोण ए और कोण सी ये सम्मुख कोण है और ये दोनों बराबर भी होंगे। कोण बी और कोण डी ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है और ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से क्या कहेंगे, कोण ए और सी बराबर और कोण बी और डी बराबर। तो यहां से मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कोण ए का मान 100 डिग्री है तो कोण सी का मान कितना होगा बताओ। कोण ए का मान 100 डिग्री है, कोण सी का मान कितना होगा, तो कोण सी का मान भी 100 डिग्री होगा, है ना। कोण सी का मान भी 100 डिग्री होगा क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण हमेशा समांतर चतुर्भुज में बराबर होंगे। तो इसका मतलब कोण डी और कोण बी आपस में बराबर होगा और कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर जो दो विकर्ण आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक विकर्ण बी डी और एक ए सी, ये दोनों एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना लंबाई ओ ए की होगी, ओ ए की लंबाई और ओ सी की लंबाई बराबर होगी, है ना। ओ ए की लंबाई और ओ सी की लंबाई बराबर होगी, देखो यहां लिख रखा है ओ ए और ओ सी की लंबाई बराबर होगी। और ओडी की लंबाई, ओडी की लंबाई ओबी के बराबर होगा, है ना। ओडी और ओबी आपस में बराबर होगा, ओडी और ओबी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं ओ ए की लंबाई
8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ ओसी की लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर ओए की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ओसी की लंबाई कितनी होगी, चैट में लिखकर बताओ। ओसी की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है। ओडी की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो ओबी की लंबाई कितनी होगी ये बताओ। अगर ओडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मैं कह रहा हूं ओडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ओबी की लंबाई कितनी होगी, तो ओबी की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसे और हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया। अच्छा माइक बंद कर दो, जो भी लोग बच्चा अपना माइक ऑन रखा है, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है। चल, तो यहाँ पर इसके मैंने दो विकर्ण बनाए। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ। अगर मैं कह रहा हूं इस समांतर चतुर्भुज का नाम है PQRS और इसके विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं OP की लंबाई और OR की लंबाई इन दोनों को कहूंगा बराबर बराबर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं अगर OQ की लंबाई, ये OQ की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये OS की भी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब हुआ बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। आवाज डबल आ रही है, अभी भी डबल आ रही है क्या, अभी भी डबल आ रही है, चैट में सभी लोग लिख के बताओ। चलो अब डबल नहीं आ रही। डबल इसलिए आती है कि अगर कोई माइक ऑन कर देता है अपना, ठीक है, कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा तो आवाज दो बार जाती है ना, इसलिए कहता हूँ माइक हमेशा सभी को बंद रखना है। चलो अब आखिरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, एक गुण आपको और जानना है। ठीक है, तो और एक प्रॉपर्टी क्या है, तो आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब बताओगे, समपूरक का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो कोणों को जोड़ने पर कितना मिलेगा तब हम उसे समपूरक कहेंगे। दो कोणों के योग कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, है ना। दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री मिलता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका क्या मतलब हुआ, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो इसका मतलब समझो, अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, अच्छा कोई एक बच्चा है जो अभी भी अपना माइक ऑन रखा है, अपना माइक बंद कर दो। जो भी बच्चा अपना माइक ऑन रखा है अपना माइक बंद कर दो। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, जो भी आसन्न कोण होंगे वो समपूरक होंगे। मतलब अगर मैं यहां नाम दे देता हूं पहले ABCD, कोण A और कोण D, इन दोनों को आप आसन्न कोण बोलोगे या नहीं बोलोगे, पहले ये बताओ। कोण A और कोण D आसन्न कोण है या नहीं, हाँ या ना, चैट में लिखकर बताओ। हाँ, तो ये आसन्न कोण है। अगर आपको इतना पता है कि आसन्न कोण है और अगर ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है तो बोलोगे ये दोनों समपूरक होते हैं, मतलब कोण A और D का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण A और D का योग 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं कोण A और कोण B, तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कोण A और कोण B इनका भी योग 180 डिग्री होगा। कोण A और B का भी योग 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण B और कोण C इनका योग 180 होगा या नहीं, बताओ चैट में लिखकर। इनका योग 180 होगा या नहीं, हाँ या ना। कोण B और C का भी योग 180 होगा क्योंकि ये भी आसन्न कोण है। आपको दिख रहे हैं कोण B और अभी जहां मैं काला कलर का बना रहा हूं, ठीक है, कोण B और कोण C ये दोनों ही आसन्न कोण है, इसलिए दोनों का योग 180 डिग्री होगा। चलो, और एक जोड़ा और क्या लिख सकते हैं, कोण C और कोण
डी, इन दोनों का भी योग 180 डिग्री होगा। तो जो भी आसन्न कोण होंगे उनके योग 180 डिग्री होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आ गया? चलिए, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोण ए और कोण सी, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री मिलेगा, ये बताओ सही होगा या गलत होगा? ये सही होगा या गलत होगा? ध्यान से देखो, कोण ए कहां पर है, कोण सी कहां पर है, ये सही होगा या गलत होगा? तो गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, कोण ए और सी का योग 180 डिग्री नहीं होगा। कोण ए और सी क्या है? आसन्न कोण नहीं है। कोण ए और सी देखो आसन्न कोण नहीं है, ये क्या है? सम्मुख कोण है। कोण ए और सी के बारे में आप बोलोगे कोण ए और कोण सी बराबर है। अभी तो बताया था ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उनके योग 180 नहीं होंगे। ये समझ में आया? चलिए, अगर इतना समझ में आया तो जल्दी से वाई लिख कर बताओ। अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिख के बताओ। एक क्वेश्चन करेंगे, आज की आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। चलो चलो, एक क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन को आप लोग होल सेक्शन में जाकर ट्राई करो। तो अगर कोण P का मान 75 डिग्री है तो कोण R का मान कितना होगा? अगर आपने सभी समांतर चतुर्भुज के गुणों को ध्यान से समझा है तो आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। उसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद क्लास को एंड करेंगे, होमवर्क नोट करेंगे आप लोग, फिर क्लास अभी कोई छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड और है। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो देखते हैं। तो यहां पर दिया गया समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी का मान 75 डिग्री है, तो कोण आर का मान बताएं। तो मुझे ये दिख रहा है, यह सबसे पहले ये दिया गया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब कोण पी का मान अगर 75 डिग्री है और कोण आर का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो कोण पी और आर कैसा कोण है? यह दोनों आपको पता है सम्मुख कोण है ना? और आपको अभी भी बताया गया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण पी अगर 75 डिग्री है तो कोण आर भी 75 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, हाँ, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कोण एस और क्यू, इन दोनों के मान भी बराबर होंगे। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? ये सारा चीज समझ में आया या नहीं आया? चलो, सारा चीज अगर समझ में आ गया तो होमवर्क नोट करोगे। तो आपको पता है कि अब होमवर्क इसी तरीके से दिया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले इस वाले की स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये नोट कर लो। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या करना है आज। तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 करना है। ठीक है, उसके बाद 9.2 करोगे, और ये दोनों करने के बाद 5.1 करोगे। ठीक है, ये पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 आपको नहीं करना था, इसलिए यह मैंने हटा दिया। ठीक है, लास्ट क्लास में समांतर चतुर्भुज की और भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये आप लोग सोल्व करोगे।